हेलो एंड वेलकम बैक टू 69 बीपीएससी मेंस क्लासेस। माय डियर फ्रेंड, हमने हिस्ट्री से शुरुआत करी है। मॉडर्न हिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें या प्रीलिम्स की बात करें, दोनों के लिहाज से। मेंस की बात करें तो जहां पे जो हिस्ट्री का सेक्शन होता है, एज यू नो इट्स पार्ट ऑफ जीएस फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पार्ट होता है इसमें बिहार का आर्ट एंड कल्चर प्लस मॉडर्न हिस्ट्री से जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उससे प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। और इन टॉपिक में जो सबसे जहां से शुरुआत होती है प्रश्न पूछने की वह है 1857 का विद्रोह। काफी डायनेमिक टॉपिक है और इस साल 68 मेंस के लिए भी यह काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में हर एक बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही माय डियर फ्रेंड, क्योंकि अब बीपीएससी ने जो ट्रेंड चेंज किया है, शॉर्ट आंसर का नाम देके इन्होंने सिलेबस के होराइजन को बढ़ा दिया है। तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जो 69 बीपीएससी के मेंस के स्टूडेंट है, मैं उनके लिए एक सलाह देना चाहूंगा। यदि थ्रू आउट वीडियो लेक्चर, थ्रू आउट सीरीज, थ्रू आउट क्लासेज जो भी मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उस अप्रोच के साथ यदि आप हर एक सिलेबस को कवर करते जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, निश्चित है 69 बीपीएससी मेंस में। ठीक है, ओवरऑल आप मेंस एग्जामिनेशन को आराम से क्रैक करके अपना सीट जो है एक बीपीएससी को क्रैक करके अपना सीट एक सुरक्षित कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसको मतलब बीपीएससी हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन का प्रिपरेशन कैसा है, वह किस तरीके से युद्ध में हमारे ऊपर प्रहार करता है, यह जानने का तरीका केवल और केवल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, देखिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड बीपीएससी ने प्रीवियसली किस तरीके का प्रश्न पूछा है। तो बात करें 1857 के विद्रोह की, तो 1857 के बचपन से 5th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 1857 के विद्रोह, तो अमूमन थोड़ा बहुत सबको इसके बारे में पता होता है। लेकिन आपने जो पढ़ रखा होगा, जिस तरीके से पढ़ रखा होगा, जिस माइंडसेट के साथ पढ़ रखा होगा, उस सबको आप बाहर कर दीजिए और जो मैं टेम्परामेंट आप में डेवलप करने की कोशिश करूंगा, जो सेंस ऑफ वंडर डेवलप करने की कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक के लिए, उसी टेम्परामेंट को, उसी सेंस ऑफ वंडर को यदि आप थ्रू आउट आप अपने प्रिपरेशन यदि फॉलो करें तो आराम से कंपटीशन को बीट कर लोगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे दुश्मन का मिजाज कैसा है, किन किन हथियारों से किसी टॉपिक से रिलेटेड वो हमारे ऊपर प्रहार कर सकता है, इसको चेकआउट करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना होगा माय डियर फ्रेंड। तो बात हो रही है यहां पे 1857 के विद्रोह की। तो बिफोर डिटेलिंग में जाने से पहले कि विद्रोह क्या था, क्रांति क्या होती है और सुधार क्या होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। काफी थियोरेटिकल जानकारियां दूंगा एक फॉर्मूला के तरीके से, जिस पे बेस्ट आप मॉडर्न हिस्ट्री को आराम से कवर कर लोगे माय डियर फ्रेंड। जो मतलब एस्पिरेंट जो है सेल्फ स्टडी भी करते हैं उनके लिए भी काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें पहला प्रश्न मैंने इसमें उठाया है जो 65th बीपीएससी में पूछा था कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, बिहार में उसका क्या प्रभाव था। चूंकि यह बिहार रिलेटेड है तो बिहार का इसमें इनपुट ऑब्वियस आप पूछे ना पूछे आपको डालना लाजमी है। इसके साथ साथ विद्रोह के कारण पूछे गए थे। यह 65th बीपीएससी का इनका जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। इसके साथ साथ बात करें दूसरे प्रश्न की, तो बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक व्याख्या करें। 1857 की क्रांति का क्या महत्व था बिहार के विशेष संदर्भ में और ओवरऑल संदर्भ में, इसका आलोचनात्मक व्याख्या करना है कि ये क्रांति जिस तरीके से हुई, जो भी इसका आउटकम्स था, आने वाले स्वतंत्रता संग्राम पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्रिटिकली एनालिसिस करना। ठीक है, ये कीवर्ड्स है। जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं कराना शुरू करूंगा तो आपको बताऊंगा कि किस कीवर्ड्स को का जो डिमांड होता है उसको कैसे टैकल करना है, हैंडल करना है। इसके साथ साथ बात होती है 1857 के विद्रोह की और बाबू कुंवर सिंह साहब के बारे में ना पूछे तो ऐसा संभव नहीं है। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान की आलोचनात्मक परीक्षण करें या आलोचनात्मक व्याख्या करें। 53वीं से 55वीं जो बीपीएससी थी उसमें पूछा गया था। इसी तरीके से हेर फेर करके जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको पता चल गया कि कारण पूछता है, बिहार का विशेष संदर्भ पूछता है, असफलता के भी कारण पूछ सकता है। इसके साथ साथ बाबू कुंवर सिंह की भूमिका पूछता है 1857 के विद्रोह के बारे में। तो इस सारे आयाम के साथ यदि 1857 के विद्रोह को, 1857 की क्रांति को हमने पढ़ लिया तो ओवरऑल हमारा 1857 का विद्रोह जो है हम पढ़ लेंगे, हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा। सबसे पहले
अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर, मतलब जो हमारा एरिया है आज का, जो टॉपिक है डिस्कशन का, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। किसी भी टॉपिक को हम देखिए, एक्टिव लर्निंग का ये प्रोसेस है कि टॉपिक का फ्रेम आउट निकालो कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरीके से पढ़ना है। तो आप सबसे पहले किसी भी टॉपिक को जब आप लिखते हो या पढ़ते हो तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हो, उसके बाद कारणों की व्याख्या, उसके बाद यह 1857 का विद्रोह जो है ये असफल हुआ था अंततोगत्वा, तो इसके कॉजेज को भी देखेंगे माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन यहां से भी अराइज हो सकता है। इसके साथ साथ बिहार में विद्रोह का स्वरूप किस तरीके का था, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इतिहासकार रहे हैं, चाहे वह स्वतंत्रता के समर्थक रहे हो या ब्रिटिश इतिहासकार रहे हो या मार्क्सवादी इतिहासकार रहे हो, सबका जो है अलग अलग अपना विचार रहा है 1857 के विद्रोह को लेकर, तो उनके बारे में ये पढ़ेंगे। और साथ साथ विद्रोह के स्वरूप, ओवरऑल जो फाइनल कंक्लूजन होता है उसको देखते हुए पूरे 1857 के विद्रोह को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हो तो सबसे पहले देखो टॉपिक को तोड़ना सीखो। ये नहीं कि किसी टॉपिक को हर एक वीडियो लेक्चर में बताता हूं कि किसी टॉपिक को आप उठाओ और पढ़ना शुरू कर दिए। तो मान लीजिए अमूमन लिखा जाता है 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह। तो क्रांति क्या होती है? क्या आपके मन में ये विचार आया है? यदि नहीं आया है तो ये आपका दिमाग जो है जिंदा नहीं है। इसको एक्टिव करने की, इसको जिंदा करने की, बहुत इसको रेजोनेट करने की ये जो समय की अनिवार्यता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले आप सोचो कि क्रांति क्या होता है रिवॉल्यूशन। देखिए ऐसा कहा जाता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परिवर्तन ही जो है संसार का नियम है। परिवर्तन चाहे मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा हो या प्राकृतिक कारणों से हो, परिवर्तन होते रहता है। चाहे प्राकृतिक व्यवस्था हो या मानवीय जो हमारा सोसाइटल व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन होते रहता है। और जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी का फिजिकल अपीयरेंस होता है ना, उसमें परिवर्तन की अनिवार्यता निहित होती है। परिवर्तन होता ही होता है, ठीक है। यह परिवर्तन धीरे 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 सतत रूप से होते रहता है। और इस परिवर्तन के राह में यदि रोड़ा उत्पन्न किया जाता है तो जो जनता होती है एक शासक वर्ग के द्वारा शासित होती है, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूं। ये टेबल ऑफ कंटेंट हमने देख लिया, फ्रेमवर्क हमने देख लिया, ठीक है। अब बहुत मजा आने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर मेंस प्रोग्राम फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड, वी आर कवरिंग ऑल जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर, ऑल पार्ट्स ऑफ जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर। साथ में एसए का 100+ टॉपिक इसमें कवर कराएंगे। वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है और ये आज से शुरू हुआ है, क्योंकि 31 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से मैंने इसमें डिले कर दिया और आज से शुरू किया। इसका फी जो है मात्र 2499 रुपया है। और गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि यदि जो भी हमारा साइंटिफिक अप्रोच है, जो नोट्स का अप्रोच है, जो नोट्स मैंने बनाया है इस बार, जो मॉडिफाई किया है 67 बीपीएससी 68 बीपीएससी से आगे जाके, वो नोट्स जो है अब जो बीपीएससी का बदलता ट्रेंड है, बदलता सिलेबस है, उसको फुलफिल करते हुए आप उस नोट्स को यदि फॉलो करते हैं, हमारे वीडियो लेक्चर को फॉलो करते हैं, हमसे जुड़ के प्रिपरेशन करते हैं, तो आप आराम से जो है आप बीपीएससी को क्रैक कर लोगे। काफी मिनिमम चार्ज है, इतना आप 1-2 बार में कहीं घूमने उमने जाते हो तो खर्चा कर देते हो, तो आप हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। हो गई हमारा प्रचार हो गया। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मैंने कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन 2 तरीकों से होता है, या प्राकृतिक कारणों से हो या मानवीय हस्तक्षेप से हो। बात करें यदि सोसाइटल व्यवस्था की, तो सोसाइटी में परिवर्तन जो है इसके भौतिक अपीयरेंस में अनिवार्य हिस्सा होता है। दैट मींस परिवर्तन जो है सतत होते रहता है और इस परिवर्तन के राह में कोई रोड़ा उत्पन्न किया जाता है, चाहे वह शासित वर्ग के द्वारा हो या किसी मतलब सोसाइटी के किसी खास वर्ग के द्वारा हो या शासक वर्ग के द्वारा हो। ऑब्वियस मान लीजिए कि ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी एक सत्ता के द्वारा, एक शासक वर्ग के द्वारा रूल करी जाएगी। जो मान लीजिए ये शासक वर्ग है ए और ये हमारी सोसाइटी है, तो इसमें जो भी परिवर्तन होता है ना, ये धीरे धीरे सतत रूप से होता है। और इस परिवर्तन में मान लीजिए किसी भी तरीके का अवरोध उत्पन्न किया जाए, जैसे मान लीजिए अभी बात करते हैं बिहार में एक सशक्त क्रांति की, जेपी के जैसे आंदोलन की, अभी मतलब बहुत ही ज्यादा समय का ये मांग है। क्योंकि अब देखिए जहां पे पूरे भारत में एक्सेप्ट बिहार की बात करें तो जातिगत राजनीति से ऊपर उठ गया है राजनीति और वहां पे विकास की बात हो रही है, वहीं पे बिहार में अभी भी जातिगत जो रूढ़िता है, जो जातिगत पॉलिटिक्स काफी डीप रूटेड है, उसको और ज्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है और जातिगत कोड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, नीतीश कुमार की बेशक बहुत सारी अचीवमेंट रहे हैं पिछले 15 सालों में, हम अक्सर उनकी प्रशंसा भी करते हैं उनके अचीवमेंट्स को लेके, लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है, जो सबसे बड़ी विफलता है प्रेजेंट
प्रेजेंट गवर्नमेंट की या उसके प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी आरजेडी की, श्री लालू यादव जी की, उनकी जो विफलताएं रही है ना, चाहे लॉलेसनेस की स्थिति हो, चाहे मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल पे काफी हम पिछड़े हो, चाहे उत्तरी बिहार का एरिया हो, चाहे जो डेवलपमेंट में रीजनल डिस्पैरिटी हो, ये सारी चीजें ना सत्ता वर्ग के द्वारा सस्टेन करी जाती आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जो बिहारी मानसिकता है अभी काफी रुग्ण हो चुका है, काफी सुषुप्त अवस्था में है। इसको जागृत करने की आवश्यकता है ताकि वो अपने हित की बात करें। इनको पता है कि परिवर्तन को रोका जा रहा है, विकास को रोका जा रहा है। जहां पे बात होनी चाहिए रोजगार की, कितने परसेंट युवाओं का जो है रोजगार में सिलेक्शन हुआ, कितने परसेंट युवाओं को रोजगार मिला, जो लिविंग स्टैंडर्ड है कितना बड़ा, इन सारी चीजों से हटके परे जाके हम जातिगत राजनीति का फिर गेम खेल रहे हैं। और जो बीजारोपण बोया जा रहा है वो फिर से बिहार को 10 साल पीछे ढकेलने वाला है माय डियर फ्रेंड। काफी ज्यादा दूरदर्शिता है, काफी ज्यादा स्टडी और पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, जाति जो है हमारी संस्कृति की, सनातन संस्कृति की व्यवस्था है, लेकिन जातिवाद खराब होता है। जातिवाद पे यदि कोई राजनीति होती है तो ये बहुत ही बुरी चीज है, ठीक है। और जातिवाद से यदि कोई छुआछूत या ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है तो ये भी मानवीय हित के विरुद्ध है और मानवीय आचरण के विरुद्ध है, ऐसा मेरा मानना है। और 100% सबको मानना चाहिए। एक सशक्त मानव और एक सभ्य मानव समाज में तो ऐसा ऑब्वियस होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, परिवर्तन अवरुद्ध कर दिया जाता है। और यदि जब परिवर्तन अवरुद्ध किया जाता है तो जो जागृत मानसिकता होती है ना जनता की, वो उद्वेलित हो जाती है। तो ये जो शासक वर्ग होता है यह क्या करता है, सुधार करता है, सुधार। और मैं एक आपको बात बता दूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा यदि बात करी जाती है सुधार की, तो सुधार का मतलब आप समझ लो, सुधार सतही होता है माय डियर फ्रेंड, और बहुत ही स्लो पेस से चलने वाला होता है। या तो सतही होता है या छद्म होता है। जैसे कहा जाए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा जो गन प्रॉब्लम था बिहार में प्रीवियसली, उसमें काफी ज्यादा सुधार हुआ है। कुछ क्षण के लिए जो सुधार था वो सतही था और उसका जो कैमोफ्लेज क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि गन प्रॉब्लम बिहार में अब फिर से नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे छोटे छोटे नौयुवक, छोटे छोटे बच्चे जो है गन लहराते हैं और बिहार में फिर से क्राइम रेट जो है बढ़ गया है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये होता है सुधार। सुधार कभी 100% सत्य नहीं होता है। शासक वर्ग के द्वारा उतना ही रिफॉर्म किया जाता है जितना हद तक उनके सत्ता का हित और उनका अपना हित सुरक्षित रहे, ठीक है। और जब ये सुधार का जो कैमोफ्लेज सत्ता पक्ष के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ये टूटता है तो जनता बहुत ही ज्यादा उद्वेलित हो जाती है। तब होती है क्रांति, तब होती है रिवॉल्यूशन, तब होता है रिवॉल्यूशन और तब होता है विद्रोह 1857 के जैसे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो अब आप कह रहे होंगे कि इतना बड़ा लेक्चर के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। यदि आप समझ लिए कि सुधार और क्रांति जो परिवर्तन के दो आयाम हैं, दो पहलू हैं, किन किन कारणों से होते हैं, तो 1857 के विद्रोह को समझना आपके लिए मतलब बच्चे का खेल हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। Once again, I would like to request you that if you are serious aspirant for 69 BPSC men's examination, or if you are willingly want to crack 69 BPSC men's examination, if you willingly want to crack, then join us. काफी मिनिमम चार्जेस पे ये हमारा चार्ज है मात्र 2499 रुपया। वी आर कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ बीपीएससी मेंस सिलेबस, चाहे वह जीएस फर्स्ट की बात हो, जीएस सेकंड की बात हो, और एसए के पेपर की बात हो। एसए में 100% टॉपिक हम कवर कराएंगे और वे ऑफ आंसर राइटिंग वगैरह सारी चीजें हैं, वीकली आंसर राइटिंग सब कुछ है जो। और हमारा मेन मतलब यूएसपी है ना, यह है करंट अफेयर्स। हम सारी चीजों को करंट अफेयर से फीडअप करके अपडेट, जो लेटेस्ट अपडेट हो सकता है उसके साथ आपको सारी चीजें हम अवेलेबल कराएंगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और यही है, मुझे प्रचार का माध्यम मुझे समझ में आता है। मैं आपको कंटेंट देता हूं, आपको अच्छा लगे तो आप हमसे जरूर जुड़ के हमारे प्रोग्राम से जुड़ के अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। नंबर लिख देता हूं, यह है 97 170 58 805 एक हमारा नंबर है। दूसरा नंबर है 98 10 63 88 05। अब ये हो गया हमारा फाइनल प्रचार, ठीक है। अब आ जाते हैं, चूंकि हमने देखा था कि 1857 का विद्रोह कैसे हुआ, इसके पीछे के बहुत सारे कारण थे और ये अंततोगत्वा एक विद्रोह के रूप में 1857 को 10 मई 1857 को होता है। तो ऑब्वियस इस विद्रोह के पीछे कोई ना कोई कारण थे। वो क्या क्या जो ऑब्स्टैकल्स थे उसके बारे में देखते हैं, जो कहीं ना कहीं जनता को या उस समय के तत्कालीन समाज को उद्वेलित करने पे या विद्रोह करने पे या क्रांति करने पे विवश करता है। तो इसके कारणों में बहुत सारे कारण हैं, आर्थिक कारण, राजनीतिक
शैक्षणिक कारण, सांस्कृतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक, बहुत सारे कारण हैं। धीरे धीरे सारे कारणों को हम देखेंगे और इसका पूरा डिटेल पीडीएफ जो है आपके क्लास में मैं पहले ही अवेलेबल कर दिया हूं ग्रुप में, वहां से पढ़ लेना माय डियर फ्रेंड। और शॉर्ट नोट्स बनाना है, देखिए आपको 6 पेज का 7 पेज का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है ना, तो उसको आप एक पेज में मतलब उसको शॉर्ट आंसर लिखने की कोशिश करो, उसका शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। इसके कई सारे लाभ हैं, बार बार आप टॉपिक को रिवाइज कर लोगे और जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसके पहले काफी कम समय होता है और आपको पूरा सिलेबस कवर करना होता है, रिवाइज करना होता है। तो एक पन्ने का छोटकू आधे पन्ने का जो नोट्स होता है उसे आप आराम से रिवाइज कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो विद्रोह के कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण आता है आर्थिक। देखिए आदमी को गुलाम कब बनाया जाता है, आदमी को गुलाम कई तरीकों से बनाया जाता है, उसमें एक तरीका है आर्थिक रूप से उसको कमजोर करना। इतना कमजोर कर दो कि उसकी मानसिकता छत विछत हो जाए, वह भूख को ललायित हो जाए और वो कुछ ज्यादा ना सोच सके। देखो आदमी डेवलपमेंट के बारे में कब सोचेगा, पैरा मोटिवेशन के बारे में कब सोचेगा, जब वो आर्थिक रूप से सशक्त होगा, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही होगी। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था की, जो गांव भी अपने आप में इंपावर्ड था, उस समय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी, उसको तोड़ने की कोशिश करी। सबसे पहले इन्होंने व्यापार विनाश करा 1813 में एक तरफा मुक्त व्यापार नीति के तहत। अब ये क्या होता है, मान लीजिए ये ब्रिटेन हो गया और ये इंडिया हो गया, ठीक है। तो ब्रिटेन और इंडिया के बीच जो व्यापार हो रहा है, तो मान लीजिए इंडिया में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है और ब्रिटेन का व्यापारी यदि इसको आयात करने की कोशिश करेगा तो ये लोग क्या कर देंगे, ये लोग जो इंपोर्ट टैक्स होता है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश आयातियों पे, ब्रिटिश व्यापारियों पे नहीं लगाया जाता था, तो ये काफी सस्ता जो है इनको ये माल पड़ जाता था, रॉ मटेरियल पड़ जाता था और यहां से काफी सस्ते लेवल पे ये सामान बनाते थे और ले जाके डंप कर देते थे इंडियन मार्केट में। और जो वहां के लोकल मार्केट थे ऑब्वियस वो हैंडमेड थे, उतना मैकेनाइजेशन नहीं था। ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो यहाँ के जो मशीनरी प्रोडक्ट थे ना, ये आके यहाँ पे अपने सस्ते मार्केट के मतलब सस्ते मार्केट वैल्यू के चलते जो है यहाँ पे भारत का स्वनिर्मित, भारत के देशी उद्योगों के द्वारा निर्मित किसी भी गुड्स के बनिस्पत काफी सस्ते पड़ते थे, काफी टिकाऊ होते थे। इसके वजह से ये मार्केट में जो लोकल गुड्स था ना, उनका डिमांड कम होते गया। जब डिमांड कम होगा किसी भी चीज का तो ऑब्वियस उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। मान लीजिए ये पेन मैं बार बार यूज करता हूं, कोई भी जनरल चीज है, ये पेन का है, तो ये पेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब यूज हो रहा है, अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और तो ये कंपनियां भी इसको बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। और अंततः मान लीजिए कुछ ऐसा विकल्प आ जाए कि हमें इस पेन की आवश्यकता ना पड़े, तो हम डिमांड करेंगे ही नहीं, तो कंपनियां नहीं प्रोड्यूस करेंगी इसको। जब कंपनियां जिस प्रोडक्शन के लिए, जिस वस्तु के लिए बनी हुई है वो उत्पादित ही ना करे, तो सेल आउट ही नहीं करेगी, तो उसको इनकम ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी में जुड़े जो व्यक्ति हैं उनका रोजगार छिन जाएगा और रोजगार छिन जाएगा तो इनकम के साधन खत्म हो जाएंगे। इनकम के साधन खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियस खाने पीने रहने सोने की सारी व्यवस्था जो है तहस नहस हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। ओवरऑल आपने समझ लिया होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ब्रिटिश व्यापारियों पे नोट मतलब आयात टैक्स मैंने बता दिया। इसके साथ साथ एक तो हो गया कि इन्होंने व्यापार विनाश करा अंग्रेजों ने भारतीयों का। इसके साथ साथ किसानों का भी बहुत ज्यादा शोषण होता था। आज यू नो की एग्रीग्रियन सोसाइटी थी, सोसाइटी था जो है भारत उस समय, अभी भी है, बिहार तो और है ज्यादा। तो किसानों की जो व्यवस्था थी ना, वो ऐसा नहीं है कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें बहुत ज्यादा सही थी, लेकिन हाँ इतना तो था कि सब लोग अपना पेट, अपना पालन पोषण कर सकते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इन्होंने किसानों का जो है भरपूर जो है शोषण किया, उनको मतलब उनकी भी अर्थव्यवस्था को विनाश के कगार पे, मतलब विनाश, उनका विनाश कर दिया। इन्होंने लाई रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। इन सारी व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य क्या था, आपने यदि प्रीलिम्स में पढ़ रखा होगा, ऑब्वियस 69 मेंस का जब मेरे से क्लास ले रहे हो तो आपका ऑब्वियस प्रीलिम्स में ये सारी चीजें पढ़ रखे होंगे ना। तो इन्होंने क्या करा, इन सारी व्यवस्थाओं का यदि आप मूल उद्देश्य देखोगे तो कर वसूलना था। और जो कर वसूली करते थे ना, ये लोग कंपनियों के खर्चे पे सब खर्चा कर देते थे और जो भूमि में, लैंड में या एग्रीकल्चर पे जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, नए नए टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होना चाहिए था, उसका इनपुट करना चाहिए था, और भूमि सुधार में जो कुछ करना चाहिए था, इन्होंने फसल सुधार या भूमि सुधार को लेके, एग्रीकल्चर के सुधार को लेके कुछ नहीं किया। इन्होंने केवल पोषण किया तो अपना और अपने लोगों का पोषण किया, ठीक है। तो जो किसानों की दुर्दशा थी वो बहुत ही ज्यादा जो है
इसके साथ साथ इन्होंने सनसेट क्लॉज लाया कि जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं तो रात तक उनकी भूमि छीन ली जाती थी। भूमि हस्तांतरण के वजह से, ये कानून के वजह से किसानों की भूमि भी छीन ली जाती थी, तो किसान भूमिहीन हो जाते थे। तो वो करे क्या, ये सब लोग जो है बर्बादी के कगार पे पहुंच गए थे। इसके साथ साथ रेल सेवा। अब रेल सेवा, आप सोचोगे कि रेल सेवा तो डेवलपमेंट की चीज है सर, आपका दिमाग यदि जिंदा है माय डियर फ्रेंड, यदि आप थॉट प्रोसेस को हमेशा अपने एक्टिव रखते हो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि रेल सेवा तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, रेल सेवा तो डेवलपमेंट का सिंबल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि रेल सेवा जो है मतलब ये भारतीयों के विनाश का एक कारण बनी, उसके अर्थव्यवस्था के विनाश का कारण बनी। मैंने शुरुआत में बताया कि जो आर्थिक विनाश, व्यापार का विनाश इन्होंने किया सस्ते गुड्स के वजह से, ठीक है। तो अभी भी इनकी पहुंच जो है केवल शहरों तक सीमित थी, ठीक है। जब ये रेल का 1853 में जब रेल की व्यवस्था हो गई, गांव-गांव तक रेल पहुंचने लगी, तो जो सस्ते सामान थे ना, ये इनका मतलब इनका जो इनपुट था, इनका इनफ्लो था, इनफ्लक्स था, गांव तक भी हो चुका। तो गांव के जो कुटीर उद्योग थे इन सस्ते सामानों के सामने नहीं टिक पाए, और वो भी जो गांव की रीढ़ थी, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, वो भी धराशायी हो गई। और ये गांव सशक्त हुआ करते थे, इंपावर्ड हुआ करते थे भारतीय गांव, वो बर्बाद हो गए माय डियर फ्रेंड, उनकी अर्थव्यवस्था भी तहस नहस हो चुकी। इसके साथ साथ बार बार जो अकाल पड़ता था और उसमें सरकार की जो बेरुखी थी, ये भी बहुत बड़ी कारण सिद्ध हुई भारत के आर्थिक विनाश की माय डियर फ्रेंड। जैसे ही आर्थिक विनाश हुआ, भारतीय कमजोर हो गए, तो इन पे आधिपत्य जमाना जो अभी जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद यदि न्यूक्लियर पावर नहीं होता तो पाकिस्तान अभी तक जो है खत्म हो चुका होता, दुनिया के नक्शे से मिट मट गया होता, ठीक है। हालांकि अभी भी वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान जो है, आप देख रहे हो ना, चाइना जो है, चाइना की जो आर्थिक पॉलिसी है ये है कि वो क्या करता है, आर्थिक रूप से गुलाम बनाता है अपने एलाई को। जैसे श्रीलंका को बनाया आपने, ठीक है। देखिए श्रीलंका को कितना ज्यादा कर्ज दे दिया कि श्रीलंका पे ही नहीं कर पाया। श्रीलंका के बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह उसने अधिग्रहण कर लिया, 100 साल 150 साल के लीज पर ले लिया। पाकिस्तान की भी यही दुर्दशा कर रहा है। तो ऑब्वियस इंडिया की दुर्दशा भी ऐसे ही उस समय की जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने करी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी। इसके साथ साथ राजनीतिक कारणों को देखें तो राजनीतिक कारणों में भी बहुत सारे कारण है। इसमें इनका जो मेन उद्देश्य था वो प्रभावी नियंत्रण, जो राजशाही थी, जो अलग अलग राज्य से भारत में ना, उस सब पर प्रभावी नियंत्रण और क्रमिक उन्मूलन का इन्होंने सिद्धांत अपनाया। और इसके लिए इन्होंने ये लोग लाए सहायक संधि लाया गया था, व्यापक सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। अब सहायक संधि आपको पता है वेलेजली कहता था, क्योंकि एक दूसरे में ये लड़ते रहते थे। देखिए एकता जब नहीं हो तो दुश्मन जो है हमेशा लाभ की स्थिति में रहता है। बिहार की भी स्थिति ऐसे ही है। जब जातिगत राजनीति हो रही है, सबको बांटा जा रहा है, तो सब लोग अब इस जाति में बटेंगे। आप देख रहे हो, ब्राह्मण लोग अलग गाना गा रहे हैं अपने जाति पे लेके, भूमिहार लोग अलग गाना गा रहे हैं, राजपूत लोग अलग गाना गा रहे हैं, जो तथाकथित चमार लोग हैं वो लोग अपना अलग गाना गा रहे हैं, जो डिप्रेस क्लास है, जो कहते हैं कि मैं दलित हूं, वो लोग अलग गाना गा रहे हैं। ये कोई सशक्तता का उदाहरण नहीं है माय डियर फ्रेंड। आप बंट रहे हो, आप जितना बटोगे, जो शासक वर्ग है जिसकी राजनीति इसी पर जातिगत विभाजन पे टिकी हुई है, वो उतना ही ज्यादा सशक्त होगा, इंपावर्ड होगा। और आप जीवन जो छद्म है, अपना छद्म जो घमंड लेके चल रहे हो कि हम फलाना जाति से हैं, हम ये जाति से हैं, हम कह देंगे कि हम ये हो जाए, द ग्रेट चमार लिख दिए, या द ग्रेट ब्राह्मण लिख दिया, द ग्रेट राजपूताना लिख दिए, द ग्रेट कायस्थ लिख दिए, तो हम बहुत ज्यादा इंपावर्ड हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है माय डियर फ्रेंड। ये आपके दिमाग का जो है ये एक वहम है। जब आप धरातल पे उतरोगे तो आप पाओगे कि आपके इतना कमजोर व्यक्ति कोई है ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा इन जातिगत मुद्दों से आप ऊपर उठो, एक्युमुलेटिव बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचो, बिहार के भविष्य के बारे में सोचो, तभी तो जय बिहार होगा। जब जय बिहार होगा तो ऑब्वियस आप खुद इंपावर्ड होगे। जब आप इंपावर्ड होगे तो आपकी संस्कृति की, आपके भाषा की और आपके लोकेलिटी की, आपके मतलब जो भी पहचान है आपकी, सबका जो है सम्मान किया जाएगा, ठीक है। तो आर्थिक रूप से सशक्त होना मानव जीवन की पहली उपलब्धता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते हो। जो पारा मोटिवेशन, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करी जाती है, ये सब कुछ भोगने के बाद आता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना एज अ टीचर, एज अ मतलब एक
परफेक्ट गाइडर मैं अपने आप को ये समझता हूं, मतलब मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है एज ए टीचर कि मैं आपको हर एक चीज से आगाह करूं। भले आप देखिए एक जिंदा दिमाग जो है ना, कभी भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा जल्दी से जो है मतलब सहमति नहीं ला सकता, लेकिन हां मेरे बातों को जरूर गौर करना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ठीक है। इसके साथ साथ तो इन्होंने क्या करा, तो ऑब्वियस जब सहायक संधि लाई वेलेस्ली ने, तो ये आपस में लड़ते रहते थे, छोटे छोटे छोटकू राजवाड़े। तो इसने कहा कि ए भैया ललित लाल, राजा ललित लाल, तुम हम मतलब हमसे मेल मिलाप कर लो, हमारी सेना वोना रहेगी तुम्हारे राज्य में, और चलो जो चमन लाल, राजा चमन लाल का राज्य है उस पर आक्रमण करो और हम उसको जिताने में और तुम्हारे राज्य में मिलाने में काफी ज्यादा सहायता करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ललित लाल थे ये तैयार हो जाते थे, चमन लाल को जीत तो लेते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्रिपिंग पॉलिसी के तहत इन्होंने क्या करा, ये प्रभावी नियंत्रण एवं क्रमिक उन्मूलन, इसी पॉलिसी के तहत ये लोग क्या करते थे, ललित लाल राजा के जो व्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, उसमें भी हस्तक्षेप कर लेते थे और उनको भी धीरे धीरे अपने अधिग्रहण, अब उसका अधिग्रहण कर लेते थे। और जो भी राजनैतिक नीतियां होती हैं, जो भी कल्चर होता है, जो भी मोरल होता है, मोरल स्टैंड होता है, इसको छत बिछत किया किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापकता के सिद्धांत के कारण। आज क्लास रिकॉर्डिंग के दौरान लाइट ने कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, कई बार व्यवधान उत्पन्न किया, तो माफी चाहूंगा। जो रिमेनिंग पार्ट है मैं आईपैड पे रिकॉर्ड कर ले रहा हूं इन स्क्रीन रिकॉर्डर के तहत। तो हमने देखा कि कैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने एक प्रभावी नियंत्रण और क्रमिक उन्मूलन की नीति को अपनाई और सहायक संधि प्रणाली के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कंपनी के राज्य साम्राज्य का विस्तार किया। और जो राजनैतिक, नैतिक और राजनैतिक व्यवहार की जो भी सीमाएं थी, इनको लॉर्ड डलहौजी ने तोड़ मरोड़ दिया, छत बिछत कर दिया, व्यापक जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था उस नीति के आधार पर। इसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघात और झांसी को, और तत्वगत्वा 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा के अवध को अपने राज्य में जो है मिला लिया, ठीक है। आप पीडीएफ नोट्स पढ़ लेना, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। कुशासन के अवध को अपने आप में मिला लिया, लेकिन बंगाल की सेना में जो अवध के लोग थे वो अधिक ज्यादा थे और उनका समर्पण कहीं ना कहीं अवध के नवाब के प्रति था, उनके प्रति रिस्पेक्ट था, तो ये काफी ज्यादा उद्वेलित हुए। इसके साथ साथ बहादुर शाह के साथ इनका दुर्व्यवहार, नाना साहब का पेंशन वगैरह बंद कर देना, इसके वजह से जो लोकल छोटकू राजा थे वो भी काफी ज्यादा क्रोधित हो गए, और ये भी एक कारण था। और इसके साथ साथ जो शांति की नीति थी जो 40 वर्षों के साथ पालन की जा रही थी, जो उस समय के पिंडारी थे या ठग थे, वो मतलब सैनिक रूप से अनियमित सैनिक का कार्य करते थे, तो ये जो शांति की नीति को भंग कर दिया गया, तो इसके वजह से जो पिंडारी, ठग और अनियमित सैनिक थे वो भी विद्रोही हो गए अंग्रेजों के प्रति, उनके मन में जो है विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। प्रशासनिक कारण में जो सबसे बड़ा कारण था वो था भ्रष्टाचार। सरकार के द्वारा जनहित कार्य तो कोई नहीं किया जा रहा था किसी भी तरीके से, मतलब और किसी कारणवश किसी जनता का कोई कार्य पड़ गया प्रशासनिक व्यवस्था से, तो उसके लिए काफी ज्यादा घूस देना पड़ता था, सोर्स पैरवी वगैरह लगाना पड़ता था, और आम लोगों की पहुंच की बात ही तो मत कीजिए, वो काफी दूर था। और न्यायपालिका प्रणाली में, न्यायिक प्रणाली में कोई पड़ जाता था तो बहुत ज्यादा पिसता था, बहुत ज्यादा उसका समय और पैसा, जीवन बर्बाद होता था। और ऐसा माना जाता है, बहुत सारे थिंकर्स के द्वारा माना जाता है कि जो वर्तमान में प्रशासनिक और न्यायपालिका में, न्यायिक प्रणाली में जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है इंडिया में, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ही देन है, अंग्रेजों की शासन प्रणाली की देन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जन आक्रोश का कारण बना। इसके साथ साथ बाहरी संघर्षों का प्रभाव, देखिए अंग्रेजों ने बहुत अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजों ने ये एक मिथक फैला दिया था कि हम अपराजेय हैं, हमें कोई पराजित ही नहीं कर सकता, तो सबके मन में ये भावना थी कि अंग्रेजों को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन इसके बीच एक युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 में, पंजाब युद्ध 1845 से 49, क्रीमिया युद्ध 1854 से 56। इसमें अंग्रेजों को काफी पीटा गया, इनको काफी ज्यादा बिछती हुई। तो एक जो अपराजयता का इन्होंने भ्रम फैला रखा था लोगों के मन में, कहीं ना कहीं ये मिट गया और लोगों को लगा कि जब ये लोग पीट सकते हैं, अंग्रेजों को भगा सकते हैं, लात मार सकते हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं।
इसके साथ साथ सैनिक कारण में बहुत सारे कारण थे जो मतलब एक मान लीजिए अंग्रेज सैनिक है और दूसरा उसी के समकक्ष इंडियन सैनिक है। तो अंग्रेज सैनिक को ज्यादा पॉक्स दिया जाता था, पॉक्स मतलब सुविधाएं, ज्यादा वेतन दिया जाता था। वहीं भारतीय सैनिक को हेय दृष्टि से देखा जाता था, उस पर नस्लवादी टिप्पणी की जाती थी और कम वेतन भी दिया जाता था, अधिक काम भी कराया जाता था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसके साथ साथ अंग्रेजों ने सैनिकों पर, जो भारतीय सैनिक थे, उस पर धर्म चिन्ह लगाने का जो है रोक लगा दिया था। ठीक है, आपको पता है कि सिख लोग पगड़ी बांधते हैं, कटार रखते हैं, कड़ा पहनते हैं, हिंदू लोग जो है तिलक लगाते हैं, मुस्लिम टोपी पहनते हैं। ये बहुत सारे अपने अपने धार्मिक जो भी हमारी मतलब विविधता है, उस विविधता के अनुसार सब लोग अपने धर्म और कल्चर का पालन करते हैं। लेकिन सैनिकों द्वारा इस पे रोक लगा, मतलब अंग्रेजों के द्वारा इस पे रोक लगा दिया गया था। और खुद अंग्रेज सेना में भी धर्म का, ईसाइयत का जो है प्रचार करते थे। तो कहीं ना कहीं सैनिक जो है इससे काफी ज्यादा क्रोधित हो गए। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के तहत विदेशों में भी सेवा करना पड़ता था जो नए रिक्रूट थे, और इस क्रम में इनको समुद्र लांघना पड़ता था। उस समय मतलब धारणा ये थी, धार्मिक भावना ये था कि समुद्र को लांघना पाप है। तो लेकिन इसकी मतलब जो सामान्य भर्ती अधिनियम 1856 है, इसके अंतर्गत लेकिन ऐसा सेवा देना पड़ता था। तो लोगों के मन में समुद्र लांघना जो अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती लंघवाया जाता था, तो कहीं ना कहीं ये भी एक विद्रोह का कारण बना, क्योंकि अंग्रेज मतलब जो लोग थे, सैनिक थे, वो ये समझते थे ये हमारे धार्मिक हित के विरुद्ध है। इसके साथ साथ बंगाल की सेना में अवध के अनेक सैनिक थे, और आपने देखा कि 1856 में को शासन का आरोप लगा के जो है अवध को अधिग्रहण कर लिया गया। तो जो सैनिक थे उनका जो है ऑब्वियस समर्पण जो है नवाब के प्रति था, अपने अवध के प्रति था, लेकिन ऐसा होने के कारण उनके मन में विद्वेष फैला। इसके साथ साथ धार्मिक और सामाजिक कारण भी बहुत ज्यादा थे। अंग्रेजों के द्वारा काफी ज्यादा समाज सुधार किए गए, ऑब्वियस जरूरी भी थे, लेकिन जो रूढ़िवादी भारतीय थे उनके मन में कहीं लगा कि जो हमारे व्यवस्था है, जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है, ये अंग्रेज इसको तोड़ना चाहते हैं। जैसे चाहे सती प्रथा की बात हो जाए, चाहे विधवा पुनर्विवाह की बात हो जाए, ये कहीं ना कहीं हमारी समाज की कुरीतियां थी। लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा इसमें सुधार करने की कोशिश करा गया कुछ भारतीयों की सहायता से, तो जो रूढ़िवादी भारतीय थे वे अंग्रेजों से काफी ज्यादा क्रुद्ध हो गए। इसके साथ साथ धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 में कैनिंग के 1850 के द्वारा उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन किया गया। पहले ये होता था कि किसी राजा को कोई पुत्र न हो या संतान न हो तो योग्य उत्तराधिकारी अपने आप से किसी को खोज सकता था, उसको अडॉप्ट कर सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और इस आधार पर इन्होंने मतलब अनेक राज्यों का अधिग्रहण कर लिया। भारतीयों के साथ भेदभाव भी ये बहुत ही मतलब हेय दृष्टि से देखते थे। भारतीयों को गुलाम समझते थे, दास समझते थे, उनके कलर पे मजाक उड़ाते थे, उनके तौर तरीकों पे मजाक उड़ाते थे। तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय भावना जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। इसके साथ साथ पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। रेल तार की जो व्यवस्था थी, जो रेल की व्यवस्था थी, स्पेशली जो रूढ़िवादी भारतीय थे, ऑब्वियस आपने देखा कि जातिवाद जो है चरम सीमा पे था, छुआछूत था, लेकिन रेल में एक ही डब्बे में सब लोग बैठ के जाते थे। तो कहीं ना कहीं से रूढ़िवादी जो लोग थे वो ज्यादा क्रोधित हो गए, और अंग्रेजों को मतलब अंग्रेजों के लिए इनके मन में ये लगा कि ये हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वहीं ये सारी चीजें तो एक्युमुलेट हो ही रही थी, एक्युमुलेटिव इफेक्ट इस पे डाल ही रही थी। तत्कालीन कारण जो है और ज्यादा जो इकट्ठा बारूद था उसमें चिंगारी का काम किया। 1856 में हुआ क्या कि सरकार के द्वारा एनफील्ड राइफल लाया गया नया, उसमें जो कारतूस भरना था उसको खींच के, दांत से खींच के उसमें भरना था। लेकिन ये भ्रम फैल गया धीरे धीरे मतलब सैनिकों के बीच कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी होती है। तो जो हिंदू थे वो भी इससे ज्यादा क्रोधित हो गए, मुस्लिम थे वो भी क्रोधित हो गए। उनको लगा कि सरकार जो है हमसे सेवा के नाम पे हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ, हमारे धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये जो है तत्कालिक कारण बना, और ये सारा एक्युमुलेटिव इफेक्ट जो है जो ये चरम सीमा पे पहुंच गया, और क्रांति का बीजारोपण हो चुका। क्रांति जो है शुरुआत हो गई 10 मई 1857 को। अब आने वाले वीडियो में इसके कॉजेज पढ़ेंगे, बिहार के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, बाबू कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा, और अंततोगत्वा इसके आउटकम्स, इसके स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि मेरे द्वारा जो चीजें भी आपको प्रोवाइड कराई गई आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।